अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत थैंकफुल हूँ कि आपने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और जिसने भी नोट्स लिए हैं उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्स किए कि उनको वाक़ई नोट्स बहुत यूज़फुल लगे। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहूँगी कि आप छोटी-सी वीडियो बना के अपनी भेजें या वॉइस नोट भेज दें मुझे व्हाट्सएप पे कि आपको इन नोट्स में क्या अच्छा लगा और कैसे ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। फिर मैं कोशिश करूँगी कि किसी वीडियो में इसे ऐड किया जाए। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। रेफर्स टू द कंडीशन ऑफ हैविंग सीवियर डिफ़िकल्टी इन लर्निंग टू रीड। अब देखिए इसमें सबसे पहले आप देखें कि ये क्या बता रहा है कि बच्चों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ रही है। तो ये किससे रिलेटेड है? ये है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को रीडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है डिस्ग्राफिया। इसमें क्या होता है, बच्चे की लिखने में मसला होता है, उसे लिखा नहीं जाता, उसे लाइन का नहीं पता चलता, उसे स्पेस का नहीं पता चलता, वो लफ्ज़ के ऊपर लफ्ज़ करके लिखता है, मीन्स उसको राइटिंग में मसला आ जाता है। तो इसमें जो डिसलेक्सिया है वो इसका करेक्ट आंसर है। और इसमें एक और होता है डिसकैल्कुलिया। उसमें क्या होता है, बच्चे को मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, बच्चा मैथ्स को सोल्व नहीं कर सकता। और ये डिसऑर्डर मोस्टली बॉयज़ में पाया जाता है और ये बहुत कॉमन है। मोस्टली बॉयज़ का मैथ अच्छा नहीं होता तो वो इसी डिसऑर्डर की वजह से होता है। नेक्स्ट इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच अ स्टूडेंट इकोज अदर पीपल्स लैंग्वेज by constantly repeating a portion of what he hear. It is either immediate or delayed. अब देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है कि एक बच्चा है जो आप बोलते हैं वो आपके बाद ही बोलता है, चाहे वो उसी टाइम बोले, जो वो सुनता है वो उसी को रिपीट करता है। इसे बोलते हैं इकोलिया, के मीन जो वो सुनेगा वही उसको रिपीट करेगा। ये एक डिसऑर्डर है जिसे हम बोलते हैं इकोलिया। डिस्क्राइब द कॉज और ओरिजिन ऑफ अ मेडिकल कंडीशन। देखिए किसी भी डिज़ीज़ का, डिसऑर्डर का जो कोज़ है कि किस वजह से हुआ है, ये कहाँ से निकला है, इन मेडिकल टर्म उसे हम बोलते हैं इटोलॉजी। या आपने क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन में भी देखा होगा या जहाँ भी देखें आप, ऐसे लिखा होता है कि इटोलॉजी ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट के इसके क्या कोजेज़ हैं, किस वजह से ये हो जाती है। क्रक्स के जो लेक्चर्स हैं उसमें भी इसी तरह से राइट है, आप वहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट is a term used for individuals who have hearing loss of 25 to 70 decibels in the better ear, who benefit from amplification and who communicate primarily through spoken language. अब इसका मतलब कौन सी टर्म को ये डिस्क्राइब कर रहा है, तो उसमें आ जाते हैं हार्ड ऑफ हेयरिंग। अब आप ये देखें, इसमें उन्होंने बताया है कि वो साइन लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है और वो कम्युनिकेट भी कर लेता है थ्रू एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन का मतलब ये है कि उसने हेयरिंग एड लगाए हुए हैं या कोई ऐसी और असिस्टिव डिवाइसेस उसने यूज़ की हैं जिससे उसको ऊंची आवाज़ दी जाए तो वो सुन लेता है, और वो साइन लैंग्वेज भी यूज़ कर रहा है। तो ये आ जाता है हार्ड ऑफ हेयरिंग। लेकिन अगर देखें इसमें जैसे डीबी 70 डीबी तक है ना, 90 प्लस हो जाए तो वो हो जाते हैं डेफ़, कि उन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। लेकिन हार्ड ऑफ हियरिंग जैसे नाम से ही ज़ाहिर है कि उन्हें मुश्किल हो रही है सुनने में, लेकिन वो सुन लेते हैं। क्योंकि इसमें 25 टू 70 लिखा है, इसमें 40 भी आता है, 45 भी आता है, ये आ जाते हैं मॉडरेट में या माइल्ड में। तो माइल्ड के लोग तो इजीली सुन सकते हैं, बस थोड़ी सी उन्हें मुश्किल पेश आती है, लेकिन वो सुन लेते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हार्ड ऑफ हेयरिंग। आपने इनकी पहले रेंज देखनी है कि किस रेंज की बात हो रही है। यही अगर 90 प्लस लिखा होता तो फिर वो डेफ हो जाना था कि उसको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें इसमें दोनों टर्म्स हैं जो इसी के लिए यूज़ की जाती हैं, एनोक्सिया एंड हाइपोक्सिया। इसमें सबसे पहले आपको इन दोनों की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एनोक्सिया इज़ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइपोक्सिया इज़ द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें इसमें एक में एब्सेंट है, एक में लो लेवल है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, इज़ द लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी आ रही है। ठीक है, तो इसमें बोथ आर ट्रू, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रेफर्स टू बिहेवियर सच एज डिफ़िकल्टी अवेटिंग वंस टर्न, के मीन्स उसको अपनी टर्न का, अपनी बारी का इंतज़ार करने में मुश्किल पेश आ रही है। इंटरप्टिंग एंड इंट्रूडिंग टू अदर्स, दूसरों को छेड़ना, तंग करना, एंड ब्लटरिंग आउट आंसर बिफोर क्वेश्चन हैव बीन कंप्लीटेड,
मीन्स अभी टीचर ने क्वेश्चन बोला भी नहीं है लेकिन उन्हें ज़्यादा जल्दी है जवाब देने की, तो वो क्या आ जाता है, इम्पल्सिटिव बिहेवियर के। मीन्स उसे बहुत ज़्यादा जल्दी है, वो जल्दी हर काम करना चाह रहा है, उसे अपनी बारी का इंतज़ार नहीं हो रहा। तो ऐसे बच्चे क्या होते हैं, इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर। Individualized Education Program IEP is written plan for serving student with disabilities। इसकी एज क्या है, 3 to 19। इसमें आपने आईईपी की डेफिनेशन लाजमी याद करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। आईईपी, फिर आईटीपी, आईएफएसपी, ये तीनों की आपने टाइम भी, किस टाइम पे बनते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, और ये सारा आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। आर मोडिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फोनेम इन अ वर्ड। अब देखेंगे सारी ऑप्शंस का आपको पता होना चाहिए। एडिशन, आप इसको इस तरह से याद कर लें कि जैसे एडिशन, इसमें आप कोई ना कोई चीज़ ऐड करेंगे, लफ्ज़ को ऐड कर देंगे। अब ब, लैक, ऐसे ए को ऐड कर रहे हैं इसमें आप। फिर सब्सटीट्यूशन, इसमें आप चीज़ों को माइनस कर रहे हैं, लफ्ज़ों को निकाल रहे हैं। इसी तरह ओमिशन, ओमिट करना, जैसे आप कोई चीज़ अंदर से खा जाते हैं। और डिस्टोर्शन, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा आप लफ्ज़ को तबाह ही कर देते हैं, टोटली उसको चेंज ही कर देते हैं। ठीक है, जैसे स्कूल है, अब आप इसको करते करते चेंज ऊल बना देते हैं। ठीक है, तो डिस्टोर्शन से आपने ये याद रखना है कि जब मॉडिफिकेशन की बात आएगी, डिस्टोर्शन, इसका मतलब आपने लफ्ज़ को पूरा तबाह कर दिया है कि क्या लफ्ज़ था और आपने इसको क्या बना दिया है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टोर्शन। इज़ द स्ट्रक्चर डैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द थ्रोट इनटू द मिडल ईयर कैविटी। अब देखेंगे आपके गले से होके मिडल ईयर कैविटी मींस आपके दरमियाने कान की तरफ जा रही है। इट्स प्राइमरी पर्पस इज़ टू इक्वलाइज द एयर प्रेशर टू द एयर ड्रम व्हेन अ पर्सन स्वॉल और स्वान के मींस। अब ये कौन सी चीज़ है, आपको इसी तरीके से पता चल जाना चाहिए कि ऐसी चीज़ जो कि हमारे कान और हमारे गले के साथ अटैच है और इसमें मिडल ईयर की बात हो रही है, तो वो क्या है जी, यूशन ट्यूब। क्योंकि स्टेपीज 3 बोन्स हैं, ठीक है, वो नहीं हो सकती। ओसिकल्स हैं, वो कोक्लिया इनर ईयर में लाया करता है, वो भी इसकी ऑप्शन नहीं हो सकता। यूशन ट्यूब एंड नेजल कैविटी, देन यूशन ट्यूब इज़ द करेक्ट आंसर। आपने कुछ इस तरीके से भी देख लेना है कि तीनों डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, ए में क्या लिखा है, बी में क्या लिखा है, सी में क्या लिखा है। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया कि अब जो स्टेपीज़ है वो तो ओसिकल्स का पार्ट है, वो मिडल ईयर में है तो सही, लेकिन वो 3 बोन्स है, उसका ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो थर्ड बोन है, वो सबसे छोटी बोन है। तो कोक्लिया, उसका कुछ और फंक्शन है। नेज़ल कैविटी, ये और फंक्शन के बात करते हैं इसमें। तो यूशन ट्यूब इससे रिलेटेड है, जो कि एयर प्रेशर को इक्विलाइज करता है हमारे कान में, और इसकी वजह से ही एयर ड्रम वाइब्रेट करती है। ठीक है, एयर ड्रम वाइब्रेट करती है और यही जो है साउंड को पहुंचाती है ओसिकल्स के पास, फिर मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज के पास आता है साउंड। नेक्स्ट है डायरेक्ट ईच सेल्स एक्टिविटी एंड कंटेन डीएनए एंड जीन्स दैट डिटरमाइंड अ पर्सनस फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन देन इट्स क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के अंदर ही डीएनए पाया जाता है और वो हर एक चीज़ का अलहदा से होता है। क्रोमोसोम के आप क्या काम करते हैं, कैसी आपकी पर्सनैलिटी है, क्या चीज़ आप में है, क्या आप नहीं कर सकते, हर काम हमारा क्रोमोसोम करता है। ठीक है, तो क्रोमोसोम इज़ द करेक्ट आंसर। इज़ डिफ़िकल्टी इन रिसीविंग, अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मुलेटिंग आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन। अब देखें, इसमें बात आ रही है रिसीव करने की, अंडरस्टैंड करने की, आइडियाज़ को देखने की, सोचने समझने की, तो ये हो जाएगा हमारा लैंग्वेज डिसऑर्डर, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ समझने की बात आ रही है। स्पीच डिसऑर्डर तब होगा जब हम किसी चीज़ को प्रोनाउंस करने में मुश्किल पेश आएगी, उसको बोलने में मुश्किल पेश आएगी। ठीक है, तो लैंग्वेज और स्पीच डिसऑर्डर का यही आपने फ़र्क हमेशा याद रखना है और इसको डिटेल में पढ़ना है। पहले आपने क्वेश्चन में देख लेना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या बोलने से रिलेटेड कोई चीज़ पूछी जा रही है या समझने से, पढ़ने से रिलेटिंग है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है, लेकिन आपने ये जहन में रखना है। मैं कोशिश करूँगी कि इसमें कंप्लीट वीडियो अपलोड कर सकूँ। इज़ अ फॉर्म ऑफ इंटरलाइजिंग बिहेवियर। It can consist of verbal abuse, calling a student by stigmating name, cyber abuse। अच्छा, ये सारा है, इसमें क्या है, बैड बिहेवियर है, बुलिंग है एंड अब्यूज़ है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। देन ऑल आर ट्रू इज़ द करेक्ट आंसर। Consist of persistent pattern of antisocial behavior that significantly interferes with others' right
और विद स्कूल एंड कम्युनिटीज़ बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस। अब देखें इसमें क्या बात हो रही है कि वो दूसरों के हकूक़ के मतलब ख़िलाफ़ चलता है, दूसरों को उनके हकूक़ नहीं देता, कोई ना कोई चीज़ ऐसी करता है जो दूसरों के हक़ में बेहतर नहीं होती, ठीक है? वो स्कूल में हो सकता है, कम्युनिटी में भी हो सकता है। तो इट मीन्स कंडक्ट डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि बहुत कॉमन हैं, आम लोगों में भी पाए जाते हैं, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, कुछ और भी जर्नल डिसऑर्डर हैं। ये सारे डिसऑर्डर्स हैं जो कि क्रक्स की बुक में भी एक्सप्लेन किए गए हैं, आपने इनको डिटेल में पढ़ना है। इसमें थोड़ा-थोड़ा डिफरेंस है सब में ना, लेकिन आपने ज़हन में रखना है कि कौन से डिसऑर्डर की क्या सिम्पटम्स हैं। Refers to an impairment that is present from birth or from the time very near birth. Usually impairment occurs at birth or in the case of blindness before visually memory has been established. अब देखें इसमें किस चीज़ की बात हो रही है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ मीन्स बिल्कुल पैदाइश के बाद या उसके थोड़ी देर बाद, ठीक है, ड्यूरिंग बर्थ या आफ्टर बर्थ। लेकिन एट द टाइम ऑफ बर्थ जब भी कोई भी चीज़ होगी, कोई भी डिसेबिलिटी है, अब देखिए इसमें विजुअली इम्पेयर्ड की बात की गई है कि उसकी आंखें चली जाती हैं, ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ। और बाद में क्या लिखा है, बिफोर विजुअल मेमोरीज हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड, के मीन्स कोई भी उसकी मेमोरी बनने से पहले ही, जैसे वो किसी चीज़ को देखता है उसे पता चलता है कि ये क्या चीज़ें हैं, माँ बाप हैं उसके, कोई गिलास है पानी का, कोई सूरज चाँद रोशनी, सारी चीज़ें बच्चा देखता है, उसे पता चलता है कि ये इसका घर है। तो उसकी मेमोरी बनने से पहले ही उसकी आईसाइट चली जाती है, इट मीन्स इट इज़ कंजेनिटल। जब भी कोई बात होगी आपकी बर्थ से रिलेटेड कि एट द टाइम ऑफ बर्थ ये डिसऑर्डर आपको हो गया है, तो वो होगा कंजेनिटल। क्योंकि एक्वायर्ड क्या होता है कि बाद में, वो पैदाइश के बाद भी हो सकता है, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, पूरी ज़िंदगी में किसी भी टाइम अगर कुछ हो जाता है तो वो आ जाता है एक्वायर्ड में। लेकिन जो कंजेनिटल है वो बाय बर्थ होता है, इनहेरिटेटेड होता है, कि मतलब मौरूसी तौर पे मतलब आपके पेरेंट्स से एक चीज़ आप में आती है। इज़ द रेट एंड रिदम ऑफ स्पीकिंग। तो ये है फ्लुएंसी, क्योंकि हम जो भी बात करते हैं हम रिदम में होके बात करते हैं, मीन्स कभी हम ऊंचा बोलते हैं, कभी आहिस्ता बोलते हैं, किसी चीज़ पे ज़ोर देते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी फ्लुएंसी। क्योंकि ये एक करेक्टरिस्टिक्स हैं स्पीच की। स्पीच इसका आंसर नहीं हो सकता, वो तो सिर्फ बोलने को कहते हैं हम, और लैंग्वेज तो एक लैंग्वेज है। देन फ्लुएंसी इज़ द करेक्ट आंसर, कि हम रेट और रिदम में रह के बात करते हैं, तो वो क्या होती है, हमारी फ्लुएंसी। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आए उसी टाइम वीडियो को देखा करें, यह चैनल के लिए अच्छा हो जाता है। तो इस टाइम पे आपको जितने भी एमसीक्यूज़ मटेरियल मिलता है आप उसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। आप ये ना कहें कि हमें सोल्व मटेरियल मिले, इससे आपको नहीं पता चलेगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो आप खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती आप उसे नेट पे सर्च करें। यकीन करें, जब आप कोई भी एमसीक्यूज़ जो आपके सामने आ जाता है आप उसे नेट पे सर्च करके खुद उसका आंसर निकालेंगी ना, वो आपको कभी नहीं भूलेगा, वो आपको याद रहेगा कि मैंने ये सर्च की थी और इसका ये आंसर आया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। तब मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।